हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी ग्रेविटेशन। ठीक है। ग्रेविटेशन में आज हम पढ़ते हैं मास एंड वेट। मास एंड वेट में क्या डिफरेंस है? ठीक है, मास एंड वेट। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं मास की बात करता हूं। मास क्या होगा? हमने पढ़ा है लास्ट यूनिट की, अगर हम बात करें तो जो इनर्शिया होता है हमारे पास, इनर्शिया फर्स्ट लॉ में बात की थी हमने। जो इनर्शिया होता है टेंडेंसी टू रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेंडेंसी टू रिमेन रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेंडेंसी टू रिमेन्स रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना रेस्ट में रह सकता है, उसकी कितनी टेंडेंसी है। ठीक है, उसमें हमने किया था कि जो एक ट्रेन है उसका इनर्शिया ज्यादा है एक बाईसाइकिल से। ठीक है, उसका इनर्शिया ज्यादा है एक बाईसाइकिल से। क्यों? ट्रेन ज्यादा रेस्ट में रह सकती है, हम कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बाईसाइकिल को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। उसकी टेंडेंसी रेस्ट में रहने की क्या होती है? कम होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि ट्रेन का क्या मास ज्यादा होता है देन बाईसाइकिल से। ठीक है, ट्रेन का जो मास होता है वो ज्यादा होता है मास ऑफ बाईसाइकिल से। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो मास है वो डिपेंड करता है उसके इनर्शिया पे, या फिर इनर्शिया डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर। ठीक है, और जो मास होता है वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम होता है। ठीक है, प्लेस टू प्लेस। ठीक है, चाहे मून पे हम देखें, चाहे हम अर्थ पे देखें, या किसी भी प्लैनेट पे देखें। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्पेस में हमेशा मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? इसको हम यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम। क्लियर है? किलोग्राम से, ग्राम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये प्लेस टू प्लेस क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं वेट की। वेट क्या होता है? W से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेट क्या होता है? अट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेट हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ। अर्थ की तरफ कितना खींचता है कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। W, उसको हम वेट बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर? हाँ जी, वेट भी डिपेंड करता है मास पर। और किस तरह से हम उसको प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो प्रोडक्ट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन का। ठीक है, m क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? हाँ जी, ए होता है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? F इक्वल टू ma होता है। लेकिन अगर मैं फोर्स की बात करता हूं किसके रिस्पेक्ट में? ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्थ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम उसको डिनोट कर सकते हैं G से। एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस कर देंगे G से, ये बात भी हमने पढ़ी है। क्लियर है? फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस कर देते हैं ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? F इक्वल टू mg। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। और वेट भी हमारा क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ। क्लियर है? दोनों ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ की तरफ, तो F को भी मैं लिख सकता हूं W। ठीक है, W इक्वल टू m इंटू जी। क्लियर है? W इक्वल टू m इंटू जी। तो वेट भी हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? और मुझे पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्लियर है? इसका मतलब जो वेट है, क्लियर है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट टुवर्ड्स अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो डिपेंड करेगा किस पर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। ठीक है? वो डिपेंड करेगा मास पर। ठीक है? कि कितना अट्रैक्ट करेगा अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो डिपेंड करता है किस पर, मास पर डिपेंड करता है। क्लियर है? हो जाएगा? हाँ जी। और एक और बात, जो वेट है वो चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है? ये कांस्टेंट नहीं रहता। क्लियर है? प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहेगा। ठीक है? मून पर वेट अलग होगा, अर्थ पर वेट अलग होगा, किसी भी प्लैनेट पर वेट अलग अलग होगा। क्लियर है? अट्रैक्शन अलग अलग होगा। ठीक है? लेकिन मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। ठीक है? हाँ जी। मुझे पता है कि जो वेट है वो भी क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। ठीक है? वेट क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में देखते हैं। ठीक है? न्यूटन में मेजर करते हैं, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। तो वेट की भी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन होगी। ठीक है? वेट की भी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन होगी। क्लियर है? तो ये था हमारे पास मास और वेट में अंतर। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट हम निकालते हैं वेट ऑन द मून। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून पर हम वेट निकालेंगे। क्लियर है? हाँ जी। हमें पता है कि जो वेट होता है वो हर जगह प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है? वेट ऑन द मून का मतलब क्या है, वेट ऑन द मून का मतलब क्या है, वेट ऑन द मून का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी अट्रैक्शन है मून पर। क्लियर है? हाँ जी। मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मून। क्लियर है? टुवर्ड्स मून मींस मून किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना अट्रैक्ट करता है। ठीक है? उसको हम क्या बोलेंगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून। ठीक है? उसको हम क्या बोलेंगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून। क्लियर है? हाँ जी। तो हमारे पास मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m है हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है? और wm है, wm वेट ऑफ मून। क्लियर है? हाँ जी। वेट ऑफ मून है। और r है हमारे पास rm, रेडियस ऑफ मून। क्लियर है? हाँ जी। तो हम बोल सकते हैं कि जो वेट ऑफ मून है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून है वो इक्वल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि कांस्टेंट होती है इनटू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ मून एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? ठीक है? हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, वेट ऑफ मून इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ मून। हमारे पास होता है मास ऑफ मून हमारे पास होगा 7.36 10⁻22 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ मून हमारे पास होता है 1.76 10⁻6 स्क्वायर है, तो 1.76 एक बार और हम लिखते हैं 1.76 इंटू 10⁻6। क्लियर? हाँ जी। तो मास ऑफ मून हमारे पास आ जाता है 2.431, सॉरी वेट ऑफ मून हमारे पास आ जाता है 2.431
431 इंटू 10 रेज टू पावर 20, 10 रेज टू पावर 10, 10 रेज टू पावर 10 इंटू जी इंटू एम। क्लियर है? ये मेरे पास वेट आ गया मून का। क्लियर है? हाँ जी। इसी तरह से हम वेट निकाल सकते हैं अर्थ का। अर्थ का वेट क्या होगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। हाँ जी, वैल्यू पुट करते हैं हम। WE इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ होगा 5.96 10 रेज टू पावर 24 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट m डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.37 10 रेज टू पावर 6 इंटू एक बार और 6.37 10 रेज टू पावर 6। क्लियर है? ये मेरे पास वैल्यू हमने पुट कर दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो वेट ऑफ अर्थ आ जाता है, वेट ऑफ अर्थ आ जाता है 1.474 इंटू 10 रेज टू पावर 11 इंटू जी इंटू एम। क्लियर? इंटू जी इंटू एम। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, वेट ऑफ मून आ गया, वेट ऑफ अर्थ आ गया। ठीक है, डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड करते हैं इनको। हाँ जी, ये हमारे पास है फर्स्ट और ये हमारे पास सेकंड क्वांटिटी। ठीक है, डिवाइड फर्स्ट फ्रॉम टू सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं। तो वेट ऑफ मून बाय वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू 2.431 इंटू 10 रेज टू पावर 10 इंटू जी इंटू एम। क्लियर है? 1.474 इंटू 10 रेज टू पावर 11 इंटू जी इंटू एम। क्लियर है? ये वैल्यू आ गई। जी से जी कैंसिल, एम से एम कैंसिल। ठीक है, हाँ जी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/6। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1/6। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं वेट जो होगा मून पर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून वो इक्वल होगा 1/6 पार्ट ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अर्थ। क्लियर है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अर्थ। ठीक है, 1/6 पार्ट हमारे पास होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका वेट अर्थ पर 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन है अर्थ पर वेट। ठीक है, तो उसका मून पर वेट कितना होगा? उसका मून पर वेट होगा 10 न्यूटन। क्लियर है? उसका वेट मून पर क्या होगा? 10 न्यूटन। क्लियर है? तो इस तरह से हम वेट और मास को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।